नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अडानी अडानी अडानी, पिछले लगातार हफ्ते 10 दिन से हम देख रहे हैं कि इस शब्द ने पूरे देश की राजनीति को थर्रा कर रख दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से वहां आरोप लगाए गए कि पूरा मैनिपुलेट यानी कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं उनके पूरे बिजनेस में, अडानी ग्रुप के, अडानी समूह के, जिनके 2014 से लेकर अगर अब तक उनके कारोबार का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो हर एक व्यक्ति जो कि बहुत, मैं कहूंगी, कम बुद्धिमत्ता वाला व्यक्ति भी है, लो आईक्यू व्यक्ति भी है, वो भी इसको अच्छे तरीके से समझ सकता है कि किस तरीके से जो राइज हुआ है उसका। इसी मुद्दे को अब चूंकि 4000 लगभग किलोमीटर की यात्रा का सफर तय करके भारत जोड़ो यात्रा का राहुल गांधी लौट आए हैं और पार्लियामेंट में उन्होंने, संसद में, इस पूरे मुद्दे को उठाया और बहुत ही एक तरह से पॉइंटेड सवाल पूछे, बहुत ही तीखे चुभते हुए सवाल पूछे। उसमें सीधा सीधा सवाल था कि गौतम अडानी का, अडानी समूह का, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री से आखिर रिश्ता क्या है। उन्होंने बहुत ही, मैं कहूंगी, एक तरह से बहुत टेक्टिकल तरीके से जिस तरह से घेरा कि चाहे विदेश नीति का हम जिक्र करें या घरेलू स्तर की नीति का हम जिक्र करें, तमाम जो विदेश नीति और जो कारोबारी रिश्ते दूसरे देशों से बनाए जा रहे हैं, इजराइल से लेकर, इंग्लैंड से लेकर, ऑस्ट्रेलिया से लेकर, श्रीलंका से लेकर, तमाम देशों का उन्होंने जिक्र किया कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं या तो उनके साथ गौतम अडानी जाते हैं या उनके बाद चले जाते हैं और तमाम तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिल रहे हैं। बाकी जो हमारे कारोबारी समूह हैं उनके ऊपर अडानी को प्राथमिकता दी जा रही है। क्या मायने हैं इसके हम जरूर समझेंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी को सुन लेते हैं। मेरा प्रधानमंत्री जी से 2-3 सवाल है। पहले अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अडानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल मामला हो गया। ये भी सवाल पूछा, ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी, 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर निशाना साधा है नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी पर। उन्होंने कहा कि कैसे $8 बिलियन से $140 बिलियन की प्रॉपर्टी जो उनकी वर्थ है, नेट वर्थ है, वो कैसे बन गई 2014 से 2022 के दौरान। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और सवाल पूछा कि किस तरह से 600 जो उनकी रैंक थी अमीरों की, उसमें से अब कैसे वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए, 600 से दूसरे नंबर 2014 से लेकर अब तक। ये बहुत उन्होंने सवाल पूछा। इसके अलावा बीजेपी ने, जाहिर है, बीजेपी के मंत्री, उन केंद्र में मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आप एक सीनियर सांसद हैं, अब आपको तमाम अपनी बातें कहने का हक है, लेकिन आप जो भी बात कहें उसको पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कहने का फर्क होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारी से इस पूरी बात को उठाइए। विपक्षी पार्टियां लगातार इस बात को उठा रही हैं कि सिर्फ ये गौतम अडानी का मामला नहीं है, सिर्फ उनके कारोबार में नुकसान का मामला नहीं है, उनके शेयर बाजार में धड़ाम से गिर जाने का मामला नहीं है, बल्कि उन्होंने जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं जैसे कि LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब ने जो इन्वेस्ट किया इन कंपनी में और इनको जो नुकसान हुआ है, ये आम जनता को नुकसान है। आप जानते हैं किस तरह से RSS और भाजपा लगातार इसको राष्ट्रवाद के मुद्दे से जोड़ रहे हैं। बड़े बड़े जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो फिल्म स्टार्स हों या क्रिकेटर्स हों, उनको ये काम दिया गया है कि आइए चलिए गौतम अडानी को डिफेंड किया जाए, और कहा जा रहा है कि ये एक विदेशी हमला है भारत के ऊपर, भारत की अर्थव्यवस्था पर। तो एक तरफ बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी लोग अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में एडिटोरियल्स लिखकर, ऑपिड लिखकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गौतम अडानी के भ्रष्टाचार
के जो आरोप लगे हैं वो दरअसल विदेशी एजेंसियों का भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला है, और दूसरी तरफ जो कि बहुत ही लोकप्रिय सितारे हैं, चाहे वो फिल्मों से जुड़े हों या फिर वो खेलों से जुड़े हों, उनको भी एक तरह का ये ठेका दिया हुआ लगता है। देखिए अपनी स्क्रीन पर आप कैसे अलग-अलग देख रहे हैं, हिट जॉब नाम का ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है अलग-अलग ट्वीट्स में। मेरे साथ इस मुद्दे के दोनों महत्वपूर्ण पहलू, एक कारोबारी पहलू और दूसरा राजनीतिक पहलू पर बात करने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ जाने-माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार मौजूद हैं और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय आशीर्वाद भी हैं। अरुण जी, अगर आपके साथ ही पहले मैं शुरुआत कर लूं, फिर अजय से पूछूंगी कि संसद में क्या मायने हैं इन तमाम चीजों के। ये पिछले हफ्ते 10 दिन का जो ये पूरा घटनाक्रम हम देख रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वाकई जिस तरह से बताने की कोशिश हो रही है कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है ये उसको झटका पहुंचाने की, या अंग्रेजी में कहें तो एंड ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी है, उस तरह से देखा जाएगा क्या? देखिए, सचमुच में जो हुआ है अडानी का किस्सा, उसको पहले समझ लें कि कैसे हुआ है। अगर दुनिया में जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, अगर उनको हम देखें तो उन्होंने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है या उन्होंने कोई फाइनेंस में कुछ किया है और उससे वो अमीर हुए हैं। लेकिन अडानी जी जो हैं वो एक्विजिशन से बड़े हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे जो फर्म्स थे जो चल रहे थे उनको एक्वायर किया है। और दूसरी बात हुई कि जब उनके क्योंकि कनेक्शंस अच्छे रहे तो इसलिए लोगों को लगा कि ये कंपनी बहुत आगे जाएगी, तो इसलिए उनकी कंपनियों के शेयर्स के दाम बहुत आगे बढ़ गए। तो कई कंपनियों के दाम तो कई गुना मतलब बढ़ गए पिछले सालों में, और उनकी संपत्ति जैसे आपने बताया कि $8 बिलियन से $140 बिलियन हो गई, और कंपनी भी करीब 20 गुना ज्यादा बड़ी हो गई। तो ये किस प्रकार से हुआ? ये हुआ इस प्रकार से कि क्रोनिज्म है हमारे देश में। कैपिटलिज्म में क्रोनिज्म होता है, यानी कि जब बिजनेसमैन की और जो पॉलिटिशियन की सांठगांठ होती है। पर ये एक एस्टाउंडिंग लेवल पे था, इतने बड़े लेवल पे कहीं क्रोनिज्म नहीं देखा गया कि इतनी ज्यादा मदद मिली हो। और जो आप बता रही थी कि राहुल गांधी ने आज बताया कि वो चाहे विदेशों में कॉन्ट्रैक्ट हो, वो चाहे देश में कंपनियों को एक्वायर करने की बात हो, जैसे कि बॉम्बे का जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो जब नहीं बेच रहे थे जो ओनर थे तो उनके ऊपर रेड्स हुए और रेड्स के बाद उन्होंने बेच दिया। तो यानी ये दिखा रहा है कि जो हर तरह से मदद मिली और उस मदद के जरिए से अडानी इतने बड़े हो गए इतनी जल्दी। उसमें आपने LIC का जिक्र किया कि LIC ने उसमें पैसा डाला, जबकि म्यूचुअल फंड्स पैसा नहीं डाल रहे थे। जो प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स हैं वो तो पैसा डालेंगे जहां पे प्रॉफिट दिखेगा। तो जब इतना प्रॉफिट हो रहा था तो क्यों नहीं डाल रहे थे? वजह यह है कि अडानी को बहुत ज्यादा लोन मिला है। उनको जितना इक्विटी है उससे कहीं ज्यादा, इसको गियरिंग रेशियो बोलते हैं। और जितना अगर आपका लोन का रेशियो जो इक्विटी से है वो ज्यादा होता है तो उतना रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो म्यूचुअल फंड्स देख रहे थे कि ये इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे रिस्क ज्यादा है, इसलिए वो कर नहीं रहे थे। हालांकि प्रॉफिट वहां पे बहुत बन रहा था, शेयर प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। जो LIC के बारे में भी कहा जाता है कि देखिए LIC की भी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उससे कहीं ज्यादा उनको प्रॉफिट हो गया है। पर ये प्रॉफिट तो एक नोशनल प्रॉफिट है क्योंकि आपने जो आर्टिफिशियली उसको बढ़ा के किया है। तो कुल मिला के ये जो एक एटमॉस्फेयर पैदा किया गया कि जहां पे जैसे कोरिया के चाय बॉल्स हैं, वो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, उनको बहुत बड़ा किया गया जानबूझ के सरकार की मदद से। वही यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे जो सरकार है उसने एक जो एंटिटी है उसको बहुत ज्यादा मदद की है, अडानीज को। तो इससे जो सारा एटमॉस्फेयर है हमारे स्टॉक मार्केट का, उस पर क्वेश्चन मार्क उठ खड़ा होता है कि जब इतनी तेजी से स्टॉक मार्केट में पैसा आया, पैसा से जो उनकी जो इक्विटी बढ़ा, तो क्यों नहीं उसका इन्वेस्टिगेशन हुआ? तो सेबी को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था पहले ही कि इतनी तेजी से पैसा आ रहा है, इतना ज्यादा बढ़त हो रही है, तो इसके पीछे क्या राज है? तो यानी कि सेबी पे भी क्वेश्चन मार्क होता है। फिर जैसे बैंकों ने पैसा उधार दिया तो वहां पे क्या ड्यू डिलिजेंस हुआ? जैसे कि जब पहले ऑस्ट्रेलिया गए प्रधानमंत्री, वहां पे मल्टीनेशनल बैंक्स ने पैसा नहीं दिया जो कोल माइनिंग का जो स्टार्ट करने वाले थे अडानी जी, तो तुरंत $1 बिलियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दे दिया। तो क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या जो हमारे RBI के जो नुमाइंदे नहीं है, तो उन्होंने क्यों नहीं क्वेश्चन रेज किया कि भाई क्या ड्यू डिलिजेंस किया गया, क्या नहीं किया गया? तो मेरा मानना है कि हमारी जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं उन पे भी सवाल उठ खड़े होते हैं। और हिंडनबर्ग ने कहा है कि जब पैसा बाहर जाता है फिर वो जब घूम के आ जाता है, शेल कंपनियां बाहर हैं, ऑडिटर हैं जो 22, 23, 24 साल के ऑडिटर एज में 22, 23, 24 साल के हैं जिन्होंने फ्रेश कंपनी फ्लोट करके और जो ये सारा अकाउंट को ऑडिट किया। तो क्या इतनी बड़ी कंपनी को क्या इतनी यंग एक ऑडिटर कंपनी करती है?
इतनी बड़ी कंपनी को ऑडिट करने के लिए तो बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर चाहिए होते हैं, सारा पता। तो जैसे हिंडनबर्ग ने कहा कि जो ऑडिटर्स को भी मैनिपुलेट किया गया, जो राउंड ट्रिपिंग भी मैनिपुलेट की गई, स्टॉक मार्केट भी मैनिपुलेट किया गया, तो बहुत बड़े लेवल पे एक्यूजेशन है। इसका असर ये होगा कि जो फॉरेन कैपिटल है वो इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है उसको थोड़ा जो एक दृष्टिकोण उसका रहेगा कि पता नहीं यहाँ क्या क्या गड़बड़ होता है। तो इट्स जी हाँ, नॉट अरुण जी मैं वापस लौटती हूँ। आपके जवाब से बहुत सारे नए सवाल पैदा हो रहे हैं और दर्शक भी इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद चूंकि राजनीति पर रिपोर्टिंग करती हूँ तो मैं खुद बिजनेस की बारीकियां समझने की कोशिश कर रही हूँ और उसके बाद इसकी राजनीति को भी देख रही हूँ। अजय, पार्लियामेंट में जब अडानी को घेरते हैं राहुल गांधी और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी को घेरते हैं, तो किस तरीके से आपने जो उनका जो स्पीच देखी है आपने, उसे क्या आपको लगता है कि अडानी के जरिए नरेंद्र मोदी को घेर कर वो एक ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हो सकता, इनकरप्टेबल जो व्यक्ति है, उसकी छवि को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या स्ट्रेटेजी क्या है? ना सिर्फ कांग्रेस की आरफा, आज राहुल गांधी के स्पीच पर मैं आऊंगा, मगर ये आप देखिए कि अडानी आज एक ऐसा मुद्दा बन गया है संसद में जो कि एक तरीके से सारे जो विपक्षी दल हैं उनको एक साथ करने में सक्षम हुआ है। इससे पहले हमने पेगासस देखा था और उससे पहले हमने फार्मर्स प्रोटेस्ट देखा था, जहां पर इस तरीके से एक ऑपोजिशन यूनिटी एक शेप लेता हुआ दिखा रहा, एटलीस्ट मतलब बाहर नहीं तो संसद में तो जरूर। और मगर पेगासस और इन तीनों में ही, और पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सारे जो विपक्ष के दल हैं वो साथ में मीटिंग करके एक जेपीसी या फिर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब की डिमांड कर रहे हैं लगातार। और संसद ये सेशंस बजट सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने ये कहा था कि वो सारे डिस्कशंस को लेने के लिए तैयार हैं, मगर फिर भी 3 दिन विपक्षी दल जो हैं लगातार डिमांड कर रहे हैं अडानी का, फिर भी सरकार आज तक तैयार नहीं हुई है। और उसी की वजह से आज जो मोशन ऑफ थैंक्स था प्रेसिडेंट का, उस कई सारे विपक्षी, आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय समिति को अगर छोड़ दिया जाए, जो उन्होंने ये सत्र का, ये सेशन का बॉयकॉट किया जब तक कि जेपीसी डिमांड नहीं माना जाता है उनका, बाकी जो सारे दल है उन्होंने मोशन ऑफ थैंक्स में भी अडानी जो इस तरीके वो डिबेट होती है कि सरकार का परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसमें भी अडानी ही छाया रहा। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में विपक्षी दल जो हैं वो अडानी के मुद्दों को छोड़ेंगे नहीं, जब वो किस तरीके से, क्योंकि और ये इसलिए भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अडानी का ये जो ग्रोथ है वो मोदी के जो पॉलिटिकल ग्रोथ है उससे एक तरीके से कोइंसाइड ही किया है। 2014 में जब आपने अभी जो फिगर दिया कि 8 बिलियन की कंपनी थी, और जैसे जैसे बीजेपी ने अपनी पैठ भारत में बैठाई, उसी तरीके से अडानी को हम लगातार पिछले 8 सालों से देख रहे हैं कि अडानी के ग्रुप का जो वैल्यूएशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, टेंडर्स है, वो हर बार ऐसा अडानी को मिल जा रहा है। एयरपोर्ट, आज जो राहुल गांधी कह रहे थे कि एयरपोर्ट्स मैनेजमेंट में अडानी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी आज जो एयरपोर्ट के जो मैनेजमेंट में अडानी ग्रुप का हिस्सा जो है वो 30% के लगभग है। उसी तरीके से आज राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि किस एलिगेशन लगाया है कि अडानी ग्रुप का वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, मगर उसका भी ऑलमोस्ट 90% हिस्सा जो स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस इक्विपमेंट, वो भी अडानी को मिल गया है। तो ये जो लगातार कांग्रेस जो 2019 के चुनाव से पहले भी जो क्रोनी कैपिटलिज्म की बात कह रहे थे, और उस समय रफाल एक मुद्दा बना था, उसी का एक तरीके से एक्सटेंशन दिख रहा है, जहां पर राहुल गांधी की बात रफाल पर कोई उस समय बीजेपी सक्षम हुई थी कि उनके इस कैंपेन को हरा सके, लेकिन अब लग रहा है वही क्रोनी कैपिटलिज्म का जो पूरा कैंपेन है अब न सिर्फ कांग्रेस कर रही है बल्कि बाकी जो विपक्षी दल है वो साथ में आकर खड़े हुए हैं कि किस तरीके से ऐसा हो रहा है। और उनके पास एक जो अभी एक जो एविडेंस है वो हिंडनबर्ग रिसर्च की कंपनी में है, जो कि ना कांग्रेस ने निकाली ना कोई एक शॉर्ट सेलिंग फर्म जो है, उन्होंने ये जो घपला हुआ है, ये स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है। अरुण कुमार जी, जी हाँ, अरुण कुमार जी, ये बताइए कि जिस तरह से राहुल गांधी ने एक ऑप्टिक्स के हिसाब से भी हम देखें तो फटाफट उन्होंने जो है वो निकाल लिया, एक पोस्टर निकाल लिया जिसमें फोटो निकाल लिया जिसमें
नरेंद्र मोदी अडानी साथ साथ एक जहाज में देखे जा रहे हैं। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि देखिए, पहले नरेंद्र मोदी अडानी के जहाज में बैठते थे जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बने, और अब जो है प्रधानमंत्री के जहाज में अडानी बैठते हैं, तो कैसे ये एक राज्य स्तर की दोस्ती होकर फिर राष्ट्रीय स्तर की दोस्ती बन गई, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की दोस्ती बन गई। उन्होंने बहुत ही आसान शब्दों में ये कनेक्शन तो बिठा दिया, लेकिन एक अर्थशास्त्री होने के नाते, जो कि गंभीर विषय पर गंभीर आपकी स्टडी होती है, उसमें आप मुझे बताइए कि क्या ऐसे कोई 5 बिंदु हैं जिनसे हम ये साबित कर सकें कि सत्ता और कारोबार की जो साठगांठ है, जो क्रोनी कैपिटलिज्म, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कैपिटलिज्म से जो पूंजी है, बड़ी पूंजी, उससे कांग्रेस पार्टी अलग रही हो। अभी भी अगर तथ्यों के रूप में देखा जाए तो राजस्थान से लेकर और जहां लेफ्ट की सरकार है केरला तक, वहां भी अडानी साहब और उनकी कंपनी काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां उनको कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो अगर 5 ऐसे बिंदु आप बता सकें हमें कि जिससे ये पता चले कि सिद्धांतों को ताक पर रखकर आम आदमी की कीमत पर कुछ कारोबारियों को या एक कारोबारी को फायदा पहुंचाया गया है, ये आप हमें बताइए किस तरह से 2014 से लेकर अब तक की कहानी। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि उनको लोन मिला बैंकों से, जहां पे जल्दी से लोन मिल गया, जो अक्सर नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आपका गियरिंग रेशियो जिसको बोलते हैं, कितना आपने लोन लिया और कितना आपका इक्विटी है, अगर वो बहुत ज्यादा होता है तो लोन बैंक नहीं देते हैं। यहाँ पे बैंकों से लोन मिला, पब्लिक सेक्टर बैंकों से ज्यादा मिला, प्राइवेट सेक्टर बैंकों ने इतना नहीं दिया। दूसरी बात, LIC ने इन्वेस्ट किया, जबकि म्यूचुअल फंड उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे, जबकि म्यूचुअल फंड ज्यादा कंसर्न रहते हैं कि अगर कहीं प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है तो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। तीसरी बात जो है कि पैसा बहुत सारा आया बाहर से, जो कि इन्वेस्ट किया गया अडानी की कंपनियों में, और वहां पे राउंड ट्रिपिंग का जो वो सवाल उठता है कि कितना पैसा देश से बाहर गया, और जो दुबई वगैरह में जहां पे कि अडानी जी के भाई बैठे हुए हैं और शेल कंपनी के जरिए से पैसा यहाँ पे आया, तो सेबी ने क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया कि इतनी तेजी से दाम बढ़े हैं। फिर जो ऑडिटर हैं, ऑडिटर का बड़ा रोल होता है, क्योंकि ऑडिटर ही जो सर्टिफाई करते हैं कि अकाउंट्स वगैरह सब ठीक हैं। इतने यंग ऑडिटर्स जो 22, 23, 24 साल के ऑडिटर्स हैं, उसकी फर्म जो एक नई फर्म है, वहां से कैसे ऑडिटिंग हो रही है, न कि एक एक्सपीरियंस ऑडिटिंग फर्म से ऐसी हो रही है। और फिर जैसे कि कहा गया कि कैसे इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल गए, और जहां पे एक्सपीरियंस नहीं है अडानी का, वो कंपनियां रन करने का, वो मुद्दे रन करने के, एयरपोर्ट वगैरह कैसे उनको मिल गए, और विदेशों में कैसे उनको कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, जहां जहां मोदी जी की विजिट होती है उसके तुरंत बाद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर आम जनता को सोचना पड़ेगा कि कैसे हुआ। अब सवाल उठता है कि बीजेपी इसमें फंस रही है, प्रधानमंत्री को बचाएंगे वो लोग, तो क्या करेंगे? वो एक इंक्वायरी मुझे लगता है होगी, और वो इंक्वायरी जो होगी उसमें अपने लोग बिठा के इंक्वायरी से रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, जिससे कि इंक्वायरी में ज्यादा कुछ निकले नहीं। तो उससे होगा क्या कि इंक्वायरी लंबी चलेगी, और उतने बीच में जनता जब थोड़ी थक जाएगी, परेशानी जो उनकी कम हो जाएगी, तो उसको फिर लीपापोती करके किया जा सकता है। तो मुझे लगता है लेकिन जेपीसी में तो ऑपोजिशन के लोग भी होंगे, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी तो उसमें ऑपोजिशन की का भी प्रोपोर्शन होगा। जेपीसी मुझे लगता है कि उसमें भी बीजेपी का डोमिनेशन होगा जितना लोकसभा में डोमिनेशन है। हमने पहले भी देखा जेपीसी में, जब ये बात उठी थी हर्षद मेहता के समय पे, तो एक वाक्य पे जेपीसी में बड़ी हंगामा हुआ कि आई विल नॉट लूज स्लीप ओवर द राइज ऑफ द स्टॉक मार्केट। एक सेंटेंस पे बड़ा हंगामा हुआ था, आपको याद होगा 93 में। तो अभी भी ये हो सकता है, और उस समय भी रामेश्वर ठाकुर को रिजाइन करना पड़ा था, फाइनेंस मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करना पड़ा था। जो हर्षद मेहता का एपिसोड हुआ, उनको एक तरह से बलि का बकरा बना दिया था। तो ये भी हो सकता है कि अभी भी कुछ इसी तरह से किसी और को बलि का बकरा बना दिया जाए, अडानी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जेपीसी को भी डोमिनेट तो यही करेगा। इसलिए मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी के साथ ज्यादा चांस है कि वहां पे कुछ इंडिपेंडेंट जजेस उसमें रहे, तो हो सकता है कि कुछ बातें ज्यादा ठीक से खुलासा होके बाहर निकला। जी अजय, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है, दो हिस्से हैं मेरे सवाल के। पहली बात तो ये है कि जिन रेगुलेटरी एजेंसीज का हम जिक्र कर रहे हैं, उनको तो तब भी सक्रिय होना चाहिए था, तब ये पूरे घोटाले के आरोप पिछले लगातार 8-9 साल से लगते रहे। हमारी आंखों के सामने हो रहा है ये सब। द वायर ने खुद रफाल को लेकर जितने तरह के एक्सपोजे किए हैं, जितने तरह के पर्दाफाश किए हैं, उनको भी लेकर हमने देखा नहीं कि किसी को कोई सजा मिल रही हो खास। इसके अलावा पेगासस को लेकर भी द वायर ने पर्दाफाश किया। ये तमाम चीजें अपनी आंखों के सामने देख
देख रहे हैं, अडानी समूह को जितनी प्राथमिकता मिलती रही है, वो तमाम जो सबूतों के साथ ये सोचिए कि एक विदेशी एजेंसी आकर वो रिसर्च करके बता देती है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं और भारत का इतना बड़ा वाइब्रेंट मीडिया चुपचाप रहता है। ऐसे में वापस तो जो बॉल है, मैं कहूंगी, इज इन द कोर्ट ऑफ रेगुलेटरी एजेंसीज। तो जब अगर यही कॉम्प्रोमाइज लग रही हैं, तो ऐसे में किसी निष्पक्ष जांच की उम्मीद क्या की जाए? अरुण कुमार जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जेपीसी में भी, चूंकि पार्लियामेंट में उनका डोमिनेंस है बीजेपी का, तो यहाँ जेपीसी में भी इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो सवाल ये बताइए आप संक्षेप में कि कैसे उम्मीद करें कि पारदर्शी जांच होगी, और दूसरी बड़ी बात कि क्या ये चुनाव से ठीक पहले, 1 साल पहले ये पूरा मुद्दा उठा है, बहुत जल्दी तो ये मुद्दा खत्म नहीं होगा, ऐसे में क्या इसकी कोई एक पॉपुलर अपील भी है? जी, आरफा, पारदर्शी जांच तभी हो सकती है जब सरकार माने कि एक जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा, इससे पहले जितने भी इस तरीके से जांच के मुद्दे उठाए गए, आपने पेगासस का ही देखा, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार ये साबित हुआ कि सरकार ने सीधे सीधे तौर पर यह कह दिया कि वो जो जांच कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बैठाई थी, उसके जांच कमेटी ने यह कहा कि सरकार ने उनके साथ कोऑपरेट करने से मना कर दिया। जब इतने इम्प्यूनिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड कमेटी को भी अगर सरकार को मना कर सकती है, तो अडानी समूह में तो लगातार ये कह रहे हैं कि ये रेगुलेटर और प्राइवेट कंपनी के बीच में है। और अब रेगुलेटर पे सवाल होता है, तो आगे चलकर हम ये देख सकते हैं कि कुछ रेगुलेट जो सेबी जैसी जो बॉडी है, उसमें से कुछ लोगों को शायद बलि का बकरा बना दिया जाए और उनको हटा दिया जाए। लगातार 2 साल से महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी और इस तरीके से जितने भी सांसद है, वो पॉइंट कर रहे हैं, जो हिंडनबर्ग रिसर्च में लिखा हुआ है कि किस तरीके से राउंड ट्रिपिंग का पैसा आ सकता है, आ रहा होगा, उसको जब सेबी ने जांच करने के लिए एक भी प्रयास नहीं किया, तो अब सेबी से किस तरीके से हम एक कड़ा रवैया देख सकते हैं। और ये जो सारा जो संसद में और जिस तरीके से जो ये बात उठाई जा रही है, उसमें एक तरीके से ऑपोजिशन की जो ऑप्टिक्स है कि ये जो अथॉरिटेरियन, उनका जो कहना है कि अथॉरिटेरियन सरकार है और ये लगातार क्रोनिज्म में इंडल्ज कर रहे हैं, उस चीज की बात है लगातार। और एक सवाल मोदी सरकार पे भी है, जो लगातार काला धन, ब्लैक मनी को रोकने की बात लगातार वो कहते आए हैं। और बल्कि 2019 से पहले ये जो शेल कंपनीज जो आज अदानी ग्रुप पर ये जो लग रहा है, उसके मॉरिशस रूट को रोकने के लिए वो एक्ट भी एक लेकर आए। जब ये लेकर आए तो सीधा सीधा है, अब बात आ रही है कुल मिला के कि गौतम अदानी और नरेंद्र मोदी एक तरीके से बहुत पुराने मित्र रहे हैं, और दोनों का इनका बिजनेस ग्रोथ और इनका पॉलिटिकल ग्रोथ ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस है। और जबकि प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद से लगातार गौतम अदानी और बढ़ते चले गए, अलग अलग सेक्टर्स में आते रह गए। तो ये विपक्ष को सवाल मेरे हिसाब से उठाना चाहिए कि ये सेबी क्या कर रही थी। आपने जो ये शेल कंपनी से जो पैसा राउंड ट्रिपिंग होकर जो आ रहा है, घूमकर आ रहा है, उसको रोकने के लिए जो एक्ट पास किया था, उसका शायद इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रही है वो। एक तरीके से ये डायरेक्ट मोदी सरकार पे एलिगेशन है कि ये सारी चीज जो दिखाने की चीजें हैं, जो ये बीजेपी दलील देती है कि हम काला धन रोक लेंगे या शेल कंपनीज वाला जो रूट है उसको रोक लेंगे, तो किसी के लिए रोकेंगे और क्या अदानी के लिए नहीं रोकेंगे। और उसी चीज को जाहिर करने के लिए राहुल गांधी ने आज एक और कनेक्शन निकाला कि आप प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं और उनके आसपास की जो कंपनियां हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं। और यही चीज वो रफाल में भी कहने की कोशिश कर रहे थे कि वो गए फ्रांस, और फ्रांस में HAL से कॉन्ट्रैक्ट छीन कर अनिल अंबानी कंपनी को रफाल का प्रोडक्शन मेंटेनेंस दे दिया गया। और यही चीज यहां पर भी कह रहे हैं कि इजराइल गए वो, और इजराइल से आने के बाद जो वेपन मैन्युफैक्चरर, जो डिफेंस का जो पूरा इक्विपमेंट है, वो अदानी को दे दिया गया। तो जान पहचान जो अपने जो दोस्त हैं, जो करीबी कंपनियां हैं, उनको मिल रही है। और इसको बीजेपी स्पिन करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि ये भारतीय कंपनियों पे हमला है। एक ऐसा समय अमृतकाल में जहां पर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है भारत, और भारत की कंपनियां हैं अंबानी और अदानी, और उनको बढ़ने नहीं दे जा रही है। जी हाँ, और ऐसे में ये विदेशी आक्रमण है, ये विदेशी षड्यंत्र रचा जा रहा है भारत की कंपनियों के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया अजय। अरुण कुमार जी, आपका भी शुक्रिया। धन्यवाद।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।